कि हमारे पास में सीरीज है और सीरीज में रेजिस्टेंस कुछ इस तरीके से लगा हुआ है। ये है पॉइंट ए और ये है आपका पॉइंट बी। तो पॉइंट ए और बी के बीच में अगर आपको रेजिस्टेंस जो है टोटल रेजिस्टेंस निकालना रहे तो कैसे निकालेंगे? मान के चलें कि इसका रेजिस्टेंस का वैल्यू 1 ओम है, ये जो है वो 3 ओम है और ये जो है 5 ओम है। तो अगर सीरीज में है तो कोई दिक्कत है नहीं, आपको आर टोटल निकालने के लिए इन तीनों को जोड़ना पड़ेगा, यानी कि 1 ओम 3 ओम प्लस 5 ओम टोटल अगर देखा जाए तो 9 ओम जो है आपका आंसर हो जाएगा ना। पानी बस टोटल 9 ओम जो है आपका क्या है तो आंसर हो जाएगा जब रेजिस्टेंस सीरीज में रहता है। सीरीज में अगर मान के चलें कुछ ऐसे भी दिया हुआ है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम लोग को निकालना रहे तो हम सबको जोड़ देंगे 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, तो 10 ओम जो होगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये हो गया दोनों। हो गया। अब हम लोग पैरेलल देखेंगे। पैरेलल अगर पैरेलल में रहेगा तो कैसे कैलकुलेट करते हैं? हाँ, पैरेलल में अगर रहेगा तो कैसे कैलकुलेट करते हैं? अगर बात करें कि रेजिस्टेंस अगर पैरेलल में है इसका वैल्यू अगर मान के चले हम लोग 2 ओम है और इसका भी वैल्यू 2 ओम है, ये किस में है तो पैरेलल में है। पैरेलल में है तो पैरेलल में निकालने के लिए एक फार्मूला आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, 1/R इक्विवेलेंट या R टोटल कुछ भी लिख सकते हैं। तो 1/R1 यानी कि यहाँ का जो है R1 प्लस 1/R2। अगर 2 ठो रेजिस्टेंस लगा हुआ है तो इस फॉर्मूला पर निकालेंगे। अगर 3 रेजिस्टेंस रहेगा तो 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। आपको ऐसे निकालना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं, हम लोग को इक्विवेलेंट निकालना है तो 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1/2। अगर देखा जाए तो नीचे में 2 है और ऊपर में अगर हम देखें तो 2, यानी कि 1 ओम। अगर हम लोग बात करें कि ये जो आपका है ये क्या आ गया तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है आपको यहाँ पे आ गया। टोटल रेजिस्टेंस जो है उसका वैल्यू कितना आ गया तो 1 ओम आ गया। अगर हम लोग बात करते हैं कि अगर कुछ क्वेश्चन जो है इस टाइप से रहे, यहाँ पे 4 ओम है और यहाँ पे अगर बात किया जाए
तो ये 2 ओम है। इसका हमको निकालने के लिए तो सेम फार्मूला लगाएंगे, 1/R इक्विवेलेंट, 1/R इक्विवेलेंट 1/4 प्लस 1/2। 4 और 2 का एलसीएम कितना होता है आपका? 4 होता है, 2 होता है। तो यहाँ पे 1/R इक्विवेलेंट जो है 3/4 दिख रहा है, बट हम लोगों को R इक्विवेलेंट निकालना है, ना कि 1/R इक्विवेलेंट। तो इसका जो सही आंसर होगा, उल्टा कर देंगे इसको, 4/3 हो जाएगा, 4/3 ओम। इस बात को ध्यान में रखिएगा कि आंसर निकालने के बाद इसको उलटना पड़ता है। इसको लिखिए, फिर कुछ क्वेश्चन देंगे आपको। हो गया? चलिए अगर आगे चलते हैं हम लोग, तो 3 वाला का देख लेते हैं। इसका अगर बात करें तो ये 2 ओम का है, इसका अगर बात करें तो ये 4 ओम का है, और यहाँ पर अगर बात करें तो एक जो है और 2 ओम का है। तो इसको आप निकाल करके बताइएगा कि इसका टोटल रेजिस्टेंस कितना आएगा। टोटल रेजिस्टेंस बताइए। फॉर्मूला है आपका 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। इस फॉर्मूला पे बनेगा। हम्म, 4/5, ठीक है। अगर हम लोग बात करें यहाँ पे तो 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/2, इसका कितना आ जाएगा? एलसीएम 4 आ जाएगा। तो कितना आ गया इसका? 5/4। ये मेरा क्या आया था? 1/R इक्विवेलेंट। इसका आंसर हम लोग को उल्टा करना रहता है। आंसर क्या हो जाएगा? तो 4/5 इज इक्वल टू 0.8 ओम। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद एक और क्वेश्चन बनाइएगा। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। अब बताइए कि ए और बी के बीच में टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा। ठीक है, अब इसमें बतलाने के लिए है कि टोटल रेजिस्टेंस जो है वो कितना होगा। 7 होगा। ये दोनों चिपका हुआ है ना, ऐसे है ए और बी के बीच में। ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 0.8, ऑप्शन सी 1.8, ऑप्शन डी 7.8। इक्वेशन जो है P/Q है।
इसका आंसर बताइएगा। ए बी सी डी में क्या आएगा? बाकी लोग अब मोबाइल में क्या कर रहे हैं? हाँ, तो क्या कन्वर्ट कर रहे थे? तो खुद से नहीं तय करने के, एग्जामिनेशन में मिलता है क्या मोबाइल करने के लिए? क्या होगा इसका आंसर? किनका किनका आंसर आ गया? कुछ भी खड़ा होइए जिसका आंसर आया खड़ा हो जाइए। कितना आया? 7। आपका 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 पीछे। और आप लोग जो बैठे हुए हैं कितना है आपका? डी 7.8। आप लोग का तीनों का 7.8। आप लोग दोनों का आ गया। ठीक है, बैठिए। अगर देखा जाए तो इसको तो हम लोग निकाल लिए थे ना, कितना आ गया था? 0.8। इसके बाद ये कितना है? 3 ओम। ये कितना है? 4 ओम। यहाँ से निकालना था, अब सब किस में आ गया? तो कितना हो जाएगा? 7.8 हो जाएगा। ठीक है। पिछले बार जो क्वेश्चन पूछा गया बीपीएससी में वो ये पूछा गया कि ये 4 है। हाँ, फिर जोड़ देना रहता है। हाँ, मतलब इसको निकाले थे ना, निकालने के बाद एक इक्विवेलेंट तो यही बन गया ना इसका। पिछला क्वेश्चन तो निकाले ही थे, 0.8 ही आया था। 0.8 + 3 + 4 फिर ऐड कर देंगे। फिर अब तो सीरीज में दिख रहा है ना। पिछले बार क्वेश्चन ये पूछा था कि अगर हम लोग बात करें कि 2 रेजिस्टेंस जो है किस में है, तो पैरेलल में है। एक रेजिस्टेंस 4 है, दूसरा वाला R है, और R टोटल जो है वो 2 दिया हुआ है, 2 ओम। तो इसका वैल्यू निकालिए। मोस्ट प्रोबेबल आपको यही क्वेश्चन जो है, इसी टाइप का क्वेश्चन फिर से देखने के लिए मिलेगा अगर रिपीट करता है तो। R टोटल दिया हुआ है, एक रेजिस्टेंस दिया हुआ है, दूसरा हमको क्या करने के लिए है? तो निकालने के लिए है। ऑप्शन ओम। कितना होगा आंसर इसका? 4 किनका आ रहा है? आप लोग का क्या? अच्छा, जो बना लिए हैं एक क्वेश्चन और बनाइएगा। R टोटल जो है 4 ओम है, 2 ठोक वैल्यू दिया हुआ है, तीसरा वैल्यू निकालना है। तीसरा वैल्यू क्या आएगा? ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे।
आ गया आंसर। निगेटिव में नहीं आता है कभी भी। -2 बाकी लोगों का 1/4 जो लिखा हुआ है यहाँ पे क्या है, सॉरी यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 8 है, 8 है, 8 कर लीजिएगा, 8 करके बनाइए। आंसर 8, 2 और टोटल 4 ओम। अभी भी नेगेटिव ही आ रहा है, तो ठीक है कैलकुलेट करते हैं हम लोग। यहाँ पे क्या है 1/4 है, यहाँ पे क्या है 1/8 है, और ये क्या है तो 1/2 है, प्लस कितना है तो 1/r है। तो ऐसे निकालना रहता है 1/4 माइनस 1/8 माइनस 1/2 इक्वल टू 1/r। इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 2, 1 और ठीक है निगेटिव में कोई दिक्कत नहीं है। तो 4 और 1 5, तो -3/8 यानी कि -8/3 जो है इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे करके हम लोग जो है कैलकुलेट कर लेंगे टोटल। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, लिखिएगा हेडिंग किलोवाट आवर, किलोवाट आवर, किलोवाट आवर। ठीक है, अगर हम लोग बात करें कि घर में जो हम लोग बात करते हैं कि आज इतना यूनिट आया है बिजली बिल, यूनिट नहीं बोलते हैं कि 5 यूनिट उठा, हम लोग बोलते हैं कि 5 यूनिट उठा, 5 यूनिट हो गया। आपके यहाँ बिजली बिल का रेट क्या है, पर यूनिट कितना लगता है? 10। आपसे 10 कोई क्यों ले रहा है, कैसे ले रहा है 10? मोबाइल नंबर है जो ले रहा है उसका, लाइए। हाँ, रेंट पे रहते हैं क्या? हाँ, तब तो लेगा। अगर बात करें कि 5 यूनिट कोई बोल रहा है, तो 5 यूनिट का मतलब ये होता है ना कि आप जो हैं एक दिन में, माने कि एक दिन में आपका जो है मीटर 5 यूनिट दिखला रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि आप 5 किलोवाट आवर जो है वो एनर्जी को क्या कर रहे हैं तो कंज्यूम कर रहे हैं। तो हेडिंग लिखेंगे किलोवाट आवर, किलोवाट आवर। इसमें लिखने के लिए है कि 1 किलोवाट घंटा मात्रक, 1 किलोवाट घंटा मात्रक, 1 किलोवाट घंटा मात्रक अथवा 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा, अथवा 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा की वह मात्रा है, कॉमा, कि वह मात्रा है 1 किलोवाट घंटा मात्रक अथवा 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा की वह मात्रा है, कॉमा लिखेंगे, जो कि किसी परिपथ में, जो कि किसी परिपथ में 1 घंटा में व्यय होती है, 1 घंटा में व्यय होती है, 1 घंटा में व्यय होती है। समझाएंगे इसको, और इसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है, आपको हम क्वेश्चन बनाना भी सिखाएंगे। लिखेंगे यहाँ पे कि एक, इंग्लिश में लिखेंगे 1 किलोवाट आवर इज द यूनिट ऑफ एनर्जी, 1 किलोवाट आवर इज द यूनिट ऑफ एनर्जी and is equal to the energy consumed, and is equal to
the energy consumed in the circuit at the rate of 1 kilowatt for 1 hour. 1 kilowatt for 1 hour. ठीक है, अब समझेंगे बात को कि मान के चलिए कि आपके घर में एक हीटर है और ये जो है इसके ऊपर मेरा पीछे पढ़िएगा तो लिखा हुआ रहेगा कि इसका जो पावर है, पावर वो कितना है, तो 1 किलोवाट है। तो 1 किलोवाट वाला अगर हीटर जिसका पावर कितना मेंशन है 1 किलोवाट, या ऐसे लिखा हुआ रहता है 1000 वाट, बल्ब का ऐसे लिखा हुआ रहता है 22 वाट, फैन का लिखा हुआ रहता है 80 वाट, मोबाइल चार्जर के ऊपर में लिखा हुआ रहता है 50 वाट, 100 वाट, ये क्या है, वाट है। ऐसे बढ़ते बढ़ते एक यूनिट क्या रहता है, तो 1000 वाट रहता है। अगर कोई बिजली का उपकरण जिसका कि पावर कितना है 1000 वाट है, अगर वह 1 घंटा तक लगातार आप इसको क्या कर रहे हैं, चला रहे हैं, ठीक है, तो आपके यहाँ 1 यूनिट बिजली जो क्या हो जाएगा, तो उठ जाएगा। इसमें कोई डाउट है? अगर मान के चलें कि एक बल्ब आता था पहले, पीला कलर का जलता था, ये देखे हैं, छुए हैं कभी? छूने के बाद उसको हिलाने से अंदर कुछ हिलता था, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, फिलामेंट। बहुत कस कस के हिला देने से फिलामेंट क्या हो जाया करता था, टूट जाया करता था, और फिर 10 रुपया बर्बाद। उसके ऊपर में लिखा हुआ होता था कि 100 वाट का है। तो ये जो 100 वाट का है, इसको 1 यूनिट उठाने में, 1 यूनिट मीटर उठाने में कितना घंटा चलना पड़ेगा? 100 खुद ही है। इसको अगर 10 घंटा तक ये चलता है तो कितना उठा देगा ये बिजली, 1000 वाट, और कितना घंटा में, 1 घंटा में। तो यानी कि हम ये देख पा रहे हैं कि 1000 वाट वाला जो हीटर है वो 1 घंटा चलता है, 1 यूनिट बिजली उठता है। 100 वाट वाला बल्ब 10 घंटा चलता है तो कितना बिजली उठता है? तो इसमें कोई दिक्कत? अभी जो हम लोग CFL या LED जो बल्ब यूज करते हैं, LED जो यूज करते हैं, उसके ऊपर आप पीछे पढ़िएगा तो लिखा हो रहेगा 20 वाट। यानी कि अगर ये 20 वाट का बल्ब हमारे घर में 24 घंटा जलते रहता है, 24 घंटे जलते रहता है, तो कितना पावर एक खाएगा? तो हम लोग क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 480, यानी कि 1 दिन भी जलते रह जाएगा फिर भी ये 1 यूनिट नहीं उठा पाएगा। 2 दिन जलेगा तो 960 वाट उठाएगा, थोड़ा सा और तीसरा दिन भी हल्का सा जलेगा, तब जाकर ये क्या कर पाएगा, तो 1000 वाट जो है वो उठा पाएगा। ये सब समझ में आ रहा है? मान के चलेंगे किसी के घर है, किसका है ये, यहाँ पे एक बल्ब लगा हुआ है 100 वाट का। कितने वाट का? 100 वाट का बल्ब लगा हुआ है। एक फैन जो है वो चल रहा है, ये है 80 वाट का। घर में एक फ्रीज रखा हुआ है, वो है आपका 200 वाट का। वॉशिंग मशीन जो है वो है आपका 100 वाट का। तो अगर ये 2 घंटा तक लगातार सब जल रहा है तो कितना वाट उठाएगा, कैलकुलेट करके बतलाइए। 100 वाट का फैन है, 100 वाट का बल्ब है, 80 वाट का फैन है, 100 वाट का वॉशिंग मशीन है, 200 वाट का फ्रीज है। हुँ? 960 वाट।
बताइएगा। और मान के चलें कि 20 वाट का मोबाइल का चार्जर भी है, 2 घंटा चल रहा है, तो कितना यूनिट उठाएगा? यानी कि 1 घंटा में ही कितना रुपया लग जाएगा? कितना रुपया लगेगा? 6 या 7 रुपया? कोई दिक्कत नहीं है। किसी किसके यहाँ सिलेंडर का प्रॉब्लम है अभी? सबके यहाँ है क्या? लाइन वाइन में नहीं लगे हुए हैं क्या आप लोग? ठीक है। इंडक्शन कितने वाट का होता है? पढ़े हैं कभी? हाँ, 1500 वाट। और थोड़ा सा क्या होता है तो 2000 वाट। मान लीजिए इतना जो मारा मारी है सिलेंडर का, 2000 वाट का जो है, घर में क्या आप रखे हुए हैं? इंडक्शन रखे हुए हैं। 2000 वाट का कितना इंडक्शन आपके पास में? 2 नहीं होता है कि 2 खाना, दोनों पे खाना जो है बन रहा है। घर में खाना बनने में कितना समय लगता है? करीब 1 घंटा लगता है। खाना घर में कितना टाइम बनता है? 3 टाइम। इतना कौन खा रहा है घर में आपके? 3 टाइम खाया जा रहा है लोग। हाँ, सुबह दोपहर शाम पढ़ते हैं आप? ओ, पढ़ाई से ज़्यादा इम्पोर्टेंट खाना हुआ। ओ, 2000 वाट का क्या है आपके पास में? इंडक्शन है। एक और इंडक्शन आप ले आए, कितने वाट का? 2000 वाट का। आपके घर में टोटल जो है सुबह शाम दोपहर मिला करके खाना कितना देर बन रहा है? तो 3 घंटा बन रहा है। इसका कैलकुलेट कीजिए तो कितना पैसा खर्च होगा? हाँ हाँ, 2 है। हाँ, दोनों जो है 3 घंटा, 3 टाइम खाना बन रहा है ना। पर डे? हाँ, पर डे कितना यूनिट आया? 12 यूनिट आया। 30 दिन में कितना यूनिट आएगा? 30 दिन में कितना यूनिट आएगा? 360 यूनिट आएगा। पर यूनिट कितना आपके यहाँ है? पर यूनिट कितना है? 7। कितना आएगा? 2520 रुपये आया। कितना आया? 2520। गैस सिलेंडर कैसे मिल रहा है अभी? यही रेट है, तो क्यों लाइन में खड़ा होना है? क्लियर? समझ में आ गया बात? हम तो बहुत आइडियल सिचुएशन बताए हैं। 2000 वाट का 2 हम डाले हैं और 15। अब क्वेश्चन आपके लिए है कि 15, ये सब सीखना है कि पकड़ाना नहीं ज़्यादा। 1500 वाट का 2 है, 3 घंटा खाना बनता है। अब कितना रुपये खर्चा होगा पूरा महीना में? बताइए जल्दी जल्दी, फास्ट। 1500 यूनिट का वाट का 2 ठो है, और 1 महीने तक युद्ध जो है चलते रहेगा। कितना खर्चा आएगा? हाँ, तो कोई ज़्यादा दिक्कत है क्या इससे? ठीक है ना, टेंशन नहीं लेने के लिए। इंडक्शन कितना का मिलता है? इतना महंगा कौन दे रहा है आपको? क्या? अरे हम सिलेंडर का नहीं बात कर रहे हैं, इंडक्शन का है। 4000 का? क्वालिटी वाइज डिपेंड करता है। ठीक है, तो ज़्यादा कोई टेंशन है नहीं। अगर इंडक्शन हो जाएगा तो आगे भी काम देगा। छठ भी तो आने वाला है ना, छठ वठ में जो खाना बनेगा। ठीक है, तो बात खत्म। अब हम लोग बात करें जिसको नहीं निकालने आ रहा है। 1500 कितना हो गया आपका? 3000। कितने घंटा रोज 3000 हो गया। कितने घंटा रोज चल रहा है? 3। तो यानी कि पर डे कितना यूनिट उठ रहा है? 9। 30 दिन में कितना उठेगा? 270। कैसे रुपये आपके यहाँ है? 2000 रुपये में। उतना ही में तो गैस भी आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, बस पढ़ते रहना है। ठीक है, चलिए आगे हम लिखेंगे इसमें कि एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1 किलोवाट आवर में कितना जूल होता है। ये क्वेश्चन जो है बहुत बार पूछा गया है। तो 1 किलोवाट आवर में, 1 किलोवाट आवर मतलब 1 यूनिट। यूनिट मतलब क्या कि आपने कितना एनर्जी कंज्यूम किया।
यही ना, कि आपने दिन भर में कितना इलेक्ट्रिकल एनर्जी को क्या किया है तो कंज्यूम किया है। मान के चलें कि कितना किया है, अगर आप जैसे ही 1 यूनिट बोलते हैं, ध्यान देना यहाँ पे, जैसे ही आप क्या बोलते हैं, इतना देर से हम नींद में पढ़ा रहे थे, अभी हम थोड़ी देर पहले जागे हैं, ठीक है। तो 1 यूनिट जो है, बस आंख खुला हुआ था, कुछ कुछ बोल रहे थे, 1 यूनिट जो है, इसका मतलब क्या हुआ, 1 किलोवाट आवर। अगर 1 यूनिट उठ रहा है, 1 किलोवाट आवर हो रहा है, तो कितना आपने एनर्जी को क्या किया है तो कंज्यूम किया है। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, कितना हुआ है तो 3.6 इंटू 10⁶ जूल, क्योंकि एनर्जी का मात्रा क्या है तो जूल है। लिख लीजिएगा, क्वेश्चन पूछता है। कोई दिक्कत नहीं है। अब घर में अगर कुछ भी पूछा जाए, जैसे कि मान के चले कि आपको शक हो कि आपका बिजली बिल ज़्यादा आ रहा है कम आ रहा है, अब खुद से निकाल लीजिएगा ना। सब इक्विपमेंट के ऊपर में क्या लिखा हुआ रहता है, पावर। पावर को किससे मल्टीप्लाई करना है, टाइम से, ठीक है। टाइम से करने के बाद 1000 से क्या करना है, डिवाइड करना है, क्या आ जाएगा आपका, यूनिट आ जाएगा। यूनिट को फिर क्या करना है, कैसे आपके यहाँ यूनिट है उसमें मल्टीप्लाई कर देना है, आपको पता चल जाएगा। अगला हेडिंग देंगे एमीटर एंड वोल्ट मीटर। एमीटर एंड वोल्ट मीटर, एमीटर एंड वोल्ट मीटर लिखेंगे इसमें, एमीटर एंड वोल्ट मीटर। इसको अच्छे से पढ़ना है। लिखेंगे कि एमीटर में हिंदी में लिखिए पहले, परिपथों की विद्युत धारा मापने के लिए, परिपथों की विद्युत धारा मापने के लिए, परिपथों की विद्युत धारा मापने के लिए जिस यंत्र का उपयोग करते हैं, जिस यंत्र का उपयोग करते हैं उसे एमीटर कहते हैं। परिपथों की विद्युत धारा मापने के लिए जिस यंत्र का उपयोग करते हैं उसे एमीटर कहते हैं। इसे सदैव जिस परिपथ में, इसे सदैव जिस परिपथ में, इसे सदैव जिस परिपथ में विद्युत धारा मापनी होती है, विद्युत धारा मापनी होती है, विद्युत धारा मापनी होती है, उसके श्रेणी क्रम में, उसके श्रेणी क्रम में संयोजित करते हैं, उसके श्रेणी क्रम में संयोजित करते हैं। इसमें ही लिखना है कि एक आदर्श एमीटर का, एक आदर्श एमीटर का प्रतिरोध, एक आदर्श एमीटर का प्रतिरोध शून्य होना चाहिए, शून्य होना चाहिए। इसको डबल स्टार कह लीजिए, क्वेश्चन पूछा हुआ है कि एक आदर्श एमीटर का प्रतिरोध शून्य होना चाहिए। कितना होना चाहिए, शून्य होना चाहिए। लिखेंगे एमीटर इज ए डिवाइस, एमीटर इज ए डिवाइस, एमीटर इज ए डिवाइस which is used to measure, ammeter is a device which is used to measure electric current in a circuit, electric current in a circuit, electric current in a circuit. It is connected in series in the circuit. It is connected in series in the circuit. It is connected in series in the circuit. आगे लिखना है एमीटर इज ए डिवाइस यूज टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट इन ए सर्किट, फुल स्टॉप। इट इज कनेक्टेड इन सीरीज इन द सर्किट, इट इज कनेक्टेड इन सीरीज इन द सर्किट। आगे लिखना है इसमें द रेजिस्टेंस ऑफ एन आइडियल एमीटर, द रेजिस्टेंस ऑफ एन आइडियल एमीटर इज जीरो, द रेजिस्टेंस ऑफ एन आइडियल एमीटर इज जीरो। मान के चलें कि जो एमीटर है इसको हम लोग ऐसे शो करते हैं, ए लिखा हुआ रहता है। वोल्ट मीटर को हम लोग शो करते हैं ऐसे, भी लिखा हुआ रहता है।
अभी हम लोग एमीटर के बारे में पढ़ रहे हैं। एमीटर जो है वो क्या मापता है? तो विद्युत धारा को मापता है। क्या मापता है? बोलिए श्रीमान, इतना कस के मत बोलिए। विद्युत धारा, ठीक है। किसको ना मापता है? तो विद्युत धारा को मापता है। अगर माने कि एक सर्किट है, अच्छा सर्किट बनाते हैं, सर्किट में एक जो है वो क्या है? तो बल्ब लगा हुआ है, कुछ रेजिस्टेंस लगा हुआ है, इसके बाद कुछ कैपेसिटर लगा हुआ है, इसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। इसमें एक बैटरी लगा हुआ है, और मान के चलें कि ये जो है 100 वाट का है, ये जो है 2 ओम का है, ये जो बैटरी है ये जो है इसका 100 EMF जो है, इसका 100 EMF है। हमको इसका क्या मापने के लिए है? तो इसके अंदर में कितना करंट बह रहा है, तो करंट बह रहा है मापने के लिए है। तो एक तरीका है कि हम लोग जो है यहाँ पे ऐसे करके क्या लगा दें, एमीटर जो है लगा दें, और क्या कर लें, करंट को माप लें। ध्यान देना है बात को। दूसरा जो तरीका है वो सेम ही टाइप का सर्किट है, और इसका जो वही है 100 वाट है, ये 2 ओम है, इसके बाद 100 EMF है, ये है आपका कैपेसिटर। और एक तरीका है कि हम लोग जो मापें, प्रॉब्लमेटिक चीज़, ऐसे करके मापें, ठीक है। तो दोनों में से कौन सा तरीका सही है मापने का? एमीटर यहाँ लगाएंगे या यहाँ लगाएंगे, जहाँ मन तहाँ लगाएंगे? ना? इतना दूर यहाँ ही आना है ना, ये यार, या ये ऑप्शन ए या ऑप्शन बी? ए के साथ कौन कौन है? आप लोग किसके साथ हैं? बी वाले कौन कौन है? ए वाले हाथ खड़ा रखिए, बी वाले भी। बी वाले कौन कौन है? मैडम आप हैं ही नहीं यहाँ पे क्या? हम आपको क्या लिखवाए हैं कि विद्युत धारा मापने के लिए जो एमीटर होगा वो किस में लगेगा? तो सीरीज में लगेगा। शुरुआत में भी हम बतलाए हैं पहचानने का तरीका। इतना बड़ा मुंह फाड़िएगा ना, बाप रे, पूरा ऑक्सीजन खींच लीजिएगा रूम का, सब सफोकेशन से मर जाएगा। पानी पीजिए। अगर हम लोग बात करें कि हम आपको पहचानने का तरीका बतलाए हैं कि किसको हम लोग सीरीज में बोलते हैं, किसको हम लोग किस में बोलते हैं? तो पैरेलल में बोलते हैं। जब बोल दिया गया कि समानांतर में लगाने के लिए, समानांतर मतलब क्या? एक 2 आदमी है, वो एक दूसरे से हाथ क्या किए हुए हैं? पकड़े हुए हैं। इस टाइप को क्या हम लोग बोलते हैं? तो समानांतर। ये जो दिख रहा है तो हाथ ऐसे ऐसे किए हुए हैं, सामने से कैसे किए हुए, यानी क्या हो गया? तो पैरेलल। एक इसमें लग गया तो पैरेलल में लग गया ना, तो गलत हो गया। किसमें लगेगा हमेशा? तो सीरीज में लगेगा। चूंकि एक पॉइंट और इसमें दिखाया हुआ है जो कि बीपीएससी में 2 बार पूछा है कि जो एमीटर होता है ना, उसका प्रतिरोध क्या होना चाहिए? 0। मतलब एक आइडियल एमीटर का क्या होना चाहिए? तो 0 होना चाहिए। क्या उसका प्रतिरोध? क्यों? क्योंकि हम लोग को पता है, थोड़ा देर पहले हम लोग पढ़ रहे थे कि अगर किसी सर्किट में मान के चले कि एक ओम का है, 2 ओम का है, 3 ओम का है, इसी सर्किट का हम क्या मापने के लिए है? करंट। तो अगर हम एमीटर को जोड़ दिए और एमीटर के पास भी क्या है अपना? तो रेजिस्टेंस है, तो रेजिस्टेंस सब जुड़ जाता है ना आपस में, तो रेजिस्टेंस ही बढ़ जाएगा। तो अच्छे से वो क्या नहीं माप पाएगा? करंट को नहीं माप पाएगा। क्यों नहीं माप पाएगा? क्योंकि हम लोग को पता है कि R इक्वल टू क्या होता है? V/I। करंट मापने के लिए है तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा? V/R। रेजिस्टेंस से जब चेंज हो जाएगा तो करंट क्या मापेगा? ये हमेशा गलत मापेगा। इसलिए 2 बात ध्यान में रखना है। क्या क्या? कि एमीटर जो होता है उसको किस में जोड़ते हैं? समानांतर में जो है वो जोड़ते हैं, सीरीज में जोड़ते हैं। और उस एमीटर का जो रेजिस्टेंस होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? तो बहुत कम होना चाहिए या 0 होना चाहिए। अगर 0 नहीं हुआ तो करंट निकालने के लिए V/R रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या कर जाएगा? चेंज कर जाएगा, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस, एमीटर का रेजिस्टेंस भी बाकी रेजिस्टेंस के माध्यम से क्या हो जाएगा? तो जुड़ जाएगा, और हमारा करंट का वैल्यू क्या आ जाएगा? तो गलत आ जाएगा। आगे लिखेंगे वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर
लिखेंगे कि वोल्ट मीटर का प्रयोग परिपथ के वोल्ट मीटर का प्रयोग परिपथ के दो बिंदुओं के बीच वोल्ट मीटर का प्रयोग परिपथ के दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने में किया जाता है। वोल्ट मीटर का प्रयोग परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने में किया जाता है। इसे परिपथ में सदैव समानांतर क्रम में, पिछले वाला किस क्रम में हम लोग लगा रहे थे? श्रेणी क्रम में। इसको किस में लगाएंगे? समानांतर क्रम में लगाया जाना चाहिए। वोल्ट मीटर का प्रयोग परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने में किया जाता है। इसे परिपथ में सदैव समानांतर क्रम में लगाया जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट इसमें लिखिएगा कि एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत होना चाहिए। कितना होना चाहिए? अनंत होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अनंत होना चाहिए। यानी कि अगर बात किया जाए, लिखेंगे अंग्रेजी में कि वोल्ट मीटर इज ए डिवाइस used to measure the potential difference. Volt meter is a device used to measure the potential difference between two points in a circuit. It is connected. नहा करके भी आइएगा। It is connected in parallel to the circuit. नींद आएगा तो क्या करेगा आदमी? पढ़ना भी है। पानी पीने से नींद नहीं भागेगा तो नहाना भी तो पड़ेगा। लिखेंगे कि वोल्ट मीटर इज ए डिवाइस यूज्ड टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इन ए सर्किट। इट इज कनेक्टेड इन पैरेलल टू द सर्किट। अगला पॉइंट लिखेंगे इसमें, the resistance of an ideal voltmeter is infinite. अब ध्यान देना है बात कि मान के चलेंगे कि हमारा एक सर्किट है जिसमें कि वही बल्ब लगा हुआ है। इसमें जो है रेजिस्टेंस लगा हुआ R1, रेजिस्टेंस जो लगा हुआ है R2 लगा हुआ है। अगर हम लोग बात करें कि इसमें जो है बैटरी लगा हुआ है और हम लोगों को पॉइंट A यहाँ पे दिया हुआ है, पॉइंट B यहाँ पे दिया हुआ है, और इसके बीच में हम लोगों को क्या निकालने के लिए है? क्या हिंदी वाले भी पोटेंशियल डिफरेंस बोल रहे हैं क्या? विभवांतर बोलिए। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि यहाँ पे ऐसे कनेक्ट करेंगे और कनेक्ट करने के बाद यहाँ पे क्या लगा देंगे हम लोग? अपना वोल्ट मीटर लगा देंगे। क्या लगा देंगे? वोल्ट मीटर जो है लगा देंगे। पिछले बार वाला केस एक किसमें लगा हुआ है? पैरेलल में लगा हुआ है, यानी किसमें लगा हुआ है? तो समानांतर में लगा हुआ है। तो ऐसे ही लगता है, इस फिगर को बनाने के लिए है। पिछले केस में हम लोग डिस्कस किए थे कि एमीटर चूँकि किसमें लगता है? तो सीरीज में लगता है। उसका रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए? 0। यहाँ पे अनंत होना चाहिए। क्यों अनंत क्यों होना चाहिए? ध्यान दीजिएगा कि अगर हम लोगों को इसका R इक्विवेलेंट निकालने के लिए, क्या निकालने के लिए है? R इक्विवेलेंट। तो मान के चलें कि ये वाला पूरा वाला को ध्यान दीजिएगा, 1 कितना है? R1 है, 1/R1 है। और दूसरा अगर हम लोग इसका लेके चलें तो इसका क्या निकलेगा? 1 अनंत। तो अगर अनंत को हम लोग 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा? करीब अनंत आ जाएगा। बहुत कम हो जाएगा, कुछ इसका कुछ वैल्यू ही नहीं रहेगा, खत्म हो जाएगा ना।
तो यानी कि जितना रेजिस्टेंस था उतना ही रेजिस्टेंस रह जाएगा। किसी चीज़ को अगर हम अनंत से, माने कि अगर मान के चलें कि एक को हम लोग अगर 1,00,000 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 0.0000000000000000001 ऐसा कुछ आएगा कुछ करके। तो ये बहुत छोटा वैल्यू है ना, नेग्लिजिबल वैल्यू है। अरे भाई सिंपल है यार, एक को अगर हम लोग 1,00,000 से करते हैं डिवाइड, 1,00,000 पे कितना जीरो होता है, तो 0.0000001, ठीक है। तो बहुत छोटा वैल्यू है, आप इसको मानिए या ना मानिए, समझ में आ रहा है बात। इसलिए इसका रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए, तो अनंत होना चाहिए। पूरा सांस रुक गया, ठीक है। जीरो कैसे, इसको लिख लीजिएगा कि फिगर बना लीजिए, और कारण पता चल गया कि जो सीरीज में जो रहता है रेजिस्टेंस उसका क्या होना चाहिए, बहुत ज़्यादा वैल्यू होना चाहिए। यही बात बोल लेते हैं। अगर एमीटर किस में लगा हुआ है, सीरीज में, तो उसका रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए, 0, और इसका कितना होना चाहिए, अनंत। अनंत क्यों होना चाहिए पता चल गया, 0 क्यों होना चाहिए पता चल गया, ठीक है। तो रटना नहीं है, समझना है बात को। ये सर्किट बन गया। अगला हेडिंग लीजिए, फ्यूज। फ्यूज, आप लोग के दिमाग में फ्यूज है, उड़ा हुआ है या काम कर रहा है ठीक से, लिखेंगे फ्यूज। बट एक बात और ध्यान में, कुछ छूट रहा था, एक मिनट रुकिए, फ्यूज से पहले एक मिनट रुकिए। अगर बात किया जाए, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है बीपीएससी में कि गैल्वेनोमीटर है, ऐसे पूछा गया है कि गैल्वेनोमीटर है एक एमीटर, ध्यान दीजिएगा क्या क्वेश्चन, एक एमीटर जिसका रेजिस्टेंस 0 है, एक एमीटर जिसका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट है, एक वोल्टमीटर जिसका रेजिस्टेंस 0 है, एक वोल्टमीटर जिसका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट है। ऑप्शन ए बी सी डी, और ई जब 5 ऑप्शन हुआ करता था बीपीएससी में तब का ही क्वेश्चन है कि ए और डी क्या होगा इसका आंसर। गैल्वेनोमीटर क्या है, एक ऐसा एमीटर जिसका रेजिस्टेंस 0 है। ऑप्शन बी, एक ऐसा एमीटर जिसका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट है। ऑप्शन सी, एक ऐसा वोल्टमीटर जिसका रेजिस्टेंस 0 है। ऑप्शन डी, एक ऐसा वोल्टमीटर जिसका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट है। और ऑप्शन ई, ए और डी। सब एमीटर लिखा हुआ है। गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर देखिए, इस एक क्वेश्चन पूछा गया था, तो हम लोग को ये समझने के लिए है कि चाहे एमीटर हो चाहे वोल्टमीटर हो, वो क्या होता है, तो गैल्वेनोमीटर होता है। क्या होता है वो, गैल्वेनोमीटर ही होता है। लेकिन अगर वो एमीटर है तो ऐसा एमीटर एक ऐसा गैल्वेनोमीटर है, क्या सुनना बात को ध्यान से, एमीटर एक ऐसा गैल्वेनोमीटर है जिसका रेजिस्टेंस क्या होता है, तो 0। एमीटर, फिर आपको बोलना है कि वोल्टमीटर एक ऐसा गैल्वेनोमीटर है जिसका रेजिस्टेंस क्या होता है, तो इनफाइनाइट। फिर से सुनना है कि एमीटर और वोल्टमीटर दोनों क्या है, तो गैल्वेनोमीटर ही है। लेकिन ये बहुत कंफ्यूजिंग वाला चीज़ है। लेकिन अगर हम लोग बात करें कि एमीटर एक ऐसा गैल्वेनोमीटर है जिसका रेजिस्टेंस 0, वोल्टमीटर एक ऐसा गैल्वेनोमीटर है जिसका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट है, यानी कि दोनों है क्या, तो गैल्वेनोमीटर है। तो लिख लीजिएगा कि एमीटर और वोल्टमीटर दोनों गैल्वेनोमीटर का ही प्रकार हैं। एमीटर एंड वोल्टमीटर आर बोथ गैल्वेनोमीटर। यहाँ से फिर कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं, एमीटर गैल्वेनोमीटर का बस इतना ही कॉन्सेप्ट है। एमीटर और गैल्वेनोमीटर दोनों, एमीटर और वोल्टमीटर दोनों गैल्वेनोमीटर है, दोनों क्या है, तो गैल्वेनोमीटर है। ठीक है। अगर हम लोग बात करें, एक अब ध्यान से समझना है, यहाँ से जो चीज़ें हैं
वो अलग हो जा रहा है कि आप जो है कहाँ पढ़ रहे हैं, किससे पढ़ रहे हैं। अब एक क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है कि बहुत, ध्यान दीजिएगा, अब बहुत छोटी विद्युत धारा को, बहुत छोटी विद्युत धारा के मापन के लिए, धारा के मापन के लिए प्रयोग किया जाता है। ये भी क्वेश्चन बहुत पूछा गया है, प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए एमीटर, ऑप्शन बी वोल्टमीटर, ऑप्शन सी गैल्वेनोमीटर, ऑप्शन डी मोर देन वन। कौन से बोला, क्यों? तो ये तो हाँ बस राइट जवाब है। अब वोल्ट मीटर वाले कौन कौन है? आप हाथ खड़ा कीजिए, बोल तो रहे थे आप। वोल्ट मीटर ना, और बाकी आप पीछे, आप हेलो, आप लोग तीनों त्रिमूर्ति बोलना है, मतलब समाप्त हो ही ना है कि यहाँ पर कुछ उससे क्या, मतलब उसे पूछ करके बताइएगा क्या क्या आंसर होगा इसका। वोल्ट मीटर, बहुत छोटा धारा को मापने के लिए हम लोग किसी का यूज करते हैं, एमीटर का, वोल्ट मीटर का, गैल्वेनोमीटर का, इनमें से कोई नहीं, इनमें से अधिक। वोल्ट मीटर हाथ खड़ा कीजिए फिर से, फाइनल फाइनल। हाँ इतना ज़्यादा बतलाने का मतलब, तो अगर गलत गलत भी बोलना है तो इतना ज़्यादा गलत नहीं बोलना है ना। धारा मापना है, यानी क्या मापना है, तो इलेक्ट्रिक करंट मापना है, तो भाई वोल्ट मीटर तो कभी हो ही नहीं सकता है। इतना गलत आंसर कैसे दे देते हैं आप। आपका जो दिमाग है, इसका जो फ्यूज है ये उड़ा हुआ है, हाँ ना, या बिना फ्यूज के ही हैं, या फ्यूज घर पे छोड़ करके आए हैं। इतना गलत कैसे हो सकता है भाई। कोई कम से कम कोई गलत भी बताएगा तो क्या बोलेगा कि एमीटर से नापते हैं, क्योंकि धारा का बात है। इस तरीके से अगर बीपीएससी होने लगा तो बहुत बहुत बड़ा बात हो जाएगा। फिर तो लिखा हुआ ही है क्या, विद्युत धारा, तो गलत आंसर भी क्या होना चाहिए, एमीटर होना चाहिए। लेकिन सही आंसर क्या है, तो गैल्वेनोमीटर। लिखिएगा इसको, लिखेंगे गैल्वेनोमीटर। हाँ गैल्वेनोमीटर विद्युत परिपथ में, विद्युत परिपथ में, विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति, विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति बताने वाला एक यंत्र है। पता है, देखें हैं गैल्वेनोमीटर, देखें हैं कैसा होता है, ऐसा होता है, चिमटा टाइप का होता है, चिमटा जैसा। जैसे कि यहाँ पे वायर जा रहा है, ठीक है ना, तो चिमटा है, ये वायर है, ऐसे बस पकड़ता है इस टाइप से करके। यहाँ पे एक मीटर लगा हुआ रहता है इसमें, तो दिखाता है कि इसके अंदर में क्या जा रहा है, तो इलेक्ट्रिक करंट जो है वो जा रहा है। मान के चलें कि हम लोग कहीं गए और घर में इलेक्ट्रिसिटी नहीं आ रहा है, हम लोग को चेक करना है कि किस वायर में लाइन है, किस वायर में लाइन नहीं है। तो कैसे हम लोग चेक करेंगे? वायर को कट करने की ज़रूरत नहीं है, गैल्वेनोमीटर को सिर्फ क्या करने के लिए है, ऐसे करके लगा देने के लिए है। वो उसमें कांटा हिल जाएगा, यानी कि इस वायर में क्या जा रहा है, तो इलेक्ट्रिसिटी जा रहा है। बोर्ड में देखना है हमको, बोर्ड में इलेक्ट्रिसिटी है या नहीं है, तो क्या हम लोग यूज करते हैं, तो टेस्टर का यूज करते हैं। जहाँ पे वायर कटा हुआ रहता है वहाँ पे क्या यूज करते हैं, तो टेस्टर का। टेस्टर देखे हैं ना क्या होता है, ठीक है, टेस्टर
पिज्ज़ा के बाद जो मिलता है खाने के लिए, टेस्टर तो वही हो, क्या होता है टेस्टर? रेड कलर का, मेरा वाला ग्रीन जल रहा था। वो तो पीछे वाला जो ढक्कन है वो रेड होगा तो रेड जलेगा, पीला होगा तो पीला जलेगा, तो रेड जल जाता है। हम बॉल जलता है बस, ठीक है ना, ठीक है। तो टेस्टर से अगर वायर, अब मान के चले किसी के यहाँ गए, या फिर ये जो वायर है इसमें हमको चेक करने के लिए बोल दे, हम क्या करेंगे? पहले काटेंगे या छुएंगे, क्या करेंगे हम? तो यहाँ पे किसका यूज करते हैं? तो हम लोग गैल्वेनोमीटर का यूज करते हैं। बहुत अच्छा, ठीक है। लिखेंगे कि विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति बताने वाला एक यंत्र है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो गैल्वेनोमीटर। ये इतना सेंसिटिव होता है कि अगर बहुत छोटी विद्युत धारा भी इसके अंदर से गुजर रही है, यानी कि इतना छोटी, कितना छोटी? तो इतना छोटी कि 1 के पावर अगर एक, यानी कि 10 टू द पावर -6 एम्पियर भी करंट उससे बह रहा है, फिर भी वो क्या कर देगा? आपको दर्शा देगा कि इससे क्या जा रहा है? तो करंट जो है वो जा रहा है, ठीक है, सिंपल सी बात है। तो चलिए, यानी कि एक बार आप बैटरी पकड़ लीजिए, बैटरी को ऐसे पकड़ लीजिए, निप्पो का छोटा सा बैटरी होता है, उसको ऐसे पकड़ लीजिए और अपने हाथ में ऐसे करके देखिए, हाथ में लगा के देखिए, आपकी अंगुली में क्या बतलाएगा वो? कि आपके पास जो है धारा जो क्या कर रहा है? तो जा रहा है, क्योंकि हमारा शरीर क्या है? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बैटरी को पकड़े हैं, सर्किट क्या हो गया? ज्वाइन हो गया, यहाँ पे ऐसे करके हम लोग लगा लिए, ऐसे करके लगा लिए बैटरी को, तो यहाँ से क्या बहेगा? करंट बहेगा, और बहुत मात्रा उसका बहुत कम रहेगा। उसको कौन माप पाएगा? तो आपका गैल्वेनोमीटर। बहुत अच्छा। लिखेंगे कि इसकी सहायता से 10 के पावर -6 एम्पियर तक की विद्युत धारा को मापा जाता है। इसकी सहायता से 10 टू द पावर -6 एम्पियर तक की विद्युत धारा को मापा जा सकता है। लिखेंगे गैल्वेनोमीटर टेल्स अस अबाउट द प्रेजेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रिक करंट up to the minimum value of 10 to the power -6 ampere, up to the minimum value of 10 to the power -6 एम्पियर, ठीक है। एक और क्वेश्चन पूछा बीपी, वो मतलब यूनिट, आपको कौन बोला बोलने के लिए? 10 टू द पावर -6, हाँ, मिनिमम वैल्यू, ठीक है, हो गया क्लियर। अब एक क्वेश्चन पूछा फिर से बीपीएससी, यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन पूछा गया है, हम लोग सब क्वेश्चन करेंगे धीरे धीरे। पूछा कि अगर हम लोग गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में बदलना चाहते हैं तो क्या करेंगे? एक गैल्वेनोमीटर है, हम शुरुआत में क्या बोलेंगे कि एमीटर भी गैल्वेनोमीटर है, वोल्ट मीटर भी गैल्वेनोमीटर है, लेकिन अगर हम लोग को बहुत स्मॉल वैल्यू मापना रहे किसी भी इलेक्ट्रिक करंट का, तो हम लोग क्या यूज करेंगे? गैल्वेनोमीटर। राइट आंसर क्या है? गैल्वेनोमीटर। अब जो क्वेश्चन ये हम पूछ रहे हैं कि गैल्वेनोमीटर को हम लोग को अगर वोल्ट मीटर बनाने के लिए है, सब P/Q में क्वेश्चन दिया हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे? उसके जो रेजिस्टेंस है उसको बढ़ाएंगे, घटाएंगे, क्या करेंगे? अनंत करने की कोशिश करेंगे। बस लिख लीजिएगा कि गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में बनाने के लिए, गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में बनाने के लिए उसके श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है? उच्च प्रतिरोध लगाया जाता है। यहाँ पे श्रेणी क्रम में, हाँ लिखेंगे, इंग्लिश में लिखेंगे कि टू कन्वर्ट ए गैल्वेनोमीटर इन वोल्टमीटर we have to attach
attach high value resistance in series, high value resistance in series, ठीक है। गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, हाई वैल्यू का रेजिस्टेंस कहाँ लगाना पड़ेगा, सीरीज में। अब एक क्वेश्चन लास्ट है कि गैल्वेनोमीटर को एमीटर में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा। जीरो कैसे कीजिएगा, नोच के फेंक दीजिएगा, और कैसे जीरो किया जा सकता है। हैं? ये जो हाई रेजिस्टेंस हम लोग इसमें सीरीज में लगा रहे हैं ना, उसे पैरेलल में लगा देंगे, पैरेलल में लगा देंगे। लिखिए इसको कि गैल्वेनोमीटर के समानांतर क्रम में उच्च प्रतिरोध लगाने से, यहां से देखिएगा दुनिया भर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। गैल्वेनोमीटर के समानांतर क्रम में उच्च प्रतिरोध लगाने पे यह क्या बन जाता है, एमीटर बन जाता है। देखेंगे व्हेन वी कनेक्ट हाई रेजिस्टेंस इन parallel with galvanometer, when we connect high resistance in parallel with galvanometer, then it becomes, क्या हुआ, क्यों, जब फ्री का मिले तो फिर पूरा उसको चिल करके रहा कीजिए, ठीक है। क्या लिखे हम लोग, व्हेन, हाँ ठीक है, गैल्वेनोमीटर के अगर हम लोग किस में लगा देंगे, पैरेलल में, किसमें, पैरेलल में हाई रेजिस्टेंस लगा देंगे तो क्या बन जाएगा। यही 3-4 लाइन है, 8-9 क्वेश्चन पूछे हुए बीपीएससी, एकदम यहाँ से सॉलिड क्वेश्चन। अब पीवाई को जाकर देखिएगा इस टॉपिक का, आपको समझ में आएगा। दिमाग में किसी का ये आ रहा है कि हम पीवाई क्यों देखेंगे, मेरे पास तो रील भी देखने के लिए है, रील्स, यूट्यूब्स, ऐसा कुछ नहीं आता है क्या, आता होगा, झूठ बोल रहे हैं। इलेक्ट्रिक फ्यूज, हेडिंग इलेक्ट्रिक फ्यूज। इलेक्ट्रिक फ्यूज का क्या काम होता है, इलेक्ट्रिक फ्यूज क्यों लगाया जाता है घर में। इलेक्ट्रिसिटी हमको समझ में नहीं आता है, बिजली कैसे ज़्यादा आ जाएगा, बिजली तो मतलब हमको बताइए करेंट ज़्यादा आता है कि वोल्टेज ज़्यादा आता है। अप डाउन कर तो हम घर में कभी नहीं लगाते हैं, अप डाउन के लिए हम फ्यूज क्या करेंगे। मतलब आपके यहाँ अगर हम बन के आए टेक्नीशियन, इलेक्ट्रिक टेक्नीशियन, तो हम बोलिएगा कि अप डाउन कर रहा है तो हम फ्यूज आगे चल जाएंगे, अब बोलेंगे 500 रुपया हो गया। अरे भाई क्यों लगाते हैं, पता तो होना चाहिए ना कि भाई हो रहा है तो क्यों लगाते हैं, क्यों लगाते हैं, वो सब तो आगे का बात हो गया। किस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए लगाते हैं, फ्यूज क्यों लगाया जाता है, करेंट, ज़्यादा करेंट को रोकने के लिए कि ज़्यादा वोल्टेज को रोकने के लिए। इतना कॉन्फिडेंस से कैसे बिना पता हुए भी बोल लेते हैं आप लोग, इसके लिए कौन सा गोली खाते हैं, हाँ क्या करता है वो। फ्यूज जो है ज़्यादा करंट को रोकने के लिए होता है, ज़्यादा वोल्टेज को रोकने के लिए होता है, ज़्यादा करंट को रोकने के लिए, हाँ करंट, ठीक है। तो लिखेंगे फ्यूज के बारे में, लिखेंगे लिखिएगा भाई, मतलब पूरा क्लास ख़त्म हो जाता है इसमें कि वो फ्यूज क्यों लगाया जाता है। और घर में अगर मतलब तेज बनने के लिए बोल दिया जाए पापा मम्मी के सामने, तो इतना ज़्यादा तेज बने, इतना एडवांस बनने की कोशिश करता है लोग कि बाप रे बाप, मम्मी अभी हम नहीं, डिस्टर्ब मत करो, अभी हम पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहा है भाई, लिखिए इसमें, विद्युत फ्यूज का प्रयोग परिपथ में लगे उपकरणों की सुरक्षा के लिए किया जाता है। विद्युत फ्यूज का प्रयोग परिपथ में लगे उपकरणों की सुरक्षा के लिए किया जाता है। किस लिए किया जाता है, सुरक्षा के लिए किया जाता है।
लिखेंगे कि इलेक्ट्रिक फ्यूज इज ए प्रोटेक्टिव डिवाइस, इलेक्ट्रिक फ्यूज इज ए प्रोटेक्टिव डिवाइस used in series with an electric appliances to save it from electric fuse is protective device used in series with an electric appliance to save it from being damaged due to high current, to save it from being damaged due to high current. In general, it is a small conducting wire of alloy. In general, it is a small conducting wire of alloy of copper, tin and lead. It is a small conducting wire. आप दोनों भाषा में क्यों लिख रहे हैं? अच्छा, हम तीन भाषा भी बोल सकते हैं. It is a small conducting wire of alloy of copper, tin and lead. Pure fuse is made up of tin. Pure fuse is made up of tin. लिखेंगे विद्युत फ्यूज का प्रयोग परिपथ में लगे उपकरणों की सुरक्षा के लिए किया जाता है. यह टीन व सीसा की मिश्र धातु का बना होता है. यह टीन और सीसा की मिश्र धातु का बना होता है. यह सदैव परिपथ के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है. किसमें जोड़ा जाता है? श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है. ठीक है, जब किसमें जोड़ा जाता है तो श्रेणी क्रम में जो है जोड़ा जाता है. अगर हम लोग बात करें ये किस चीज़ से बना हुआ रहता है? जनरली लेड से, कॉपर से और टिन से. कॉपर बहुत कम मात्रा में होता है तो लिखेंगे इसमें टिन का प्रतिशत, दोनों लिखिएगा इंग्लिश में भी, परसेंटेज ऑफ टिन का प्रतिशत 63% होता है. और सीसा लेड का प्रतिशत एंड परसेंटेज ऑफ लेड इज 37%. पूरा मिक्स है लैंग्वेज. ठीक है, 37. अब ध्यान देना है बात, अब बात समझने के लिए. दिख रहा है कि नहीं? फ्यूज है ही नहीं. मान के चलेंगे कि यहाँ पे आपका जो है टेलीविज़न है और यहाँ पे एक बोर्ड लगा हुआ है. तो टेलीविज़न से एक प्लग निकल करके यहाँ पे लगता है प्लग. इसी में यहाँ पे आप देखेंगे कि एक ऐसे करके फ्यूज लगा हुआ रहता है. किसमें? बोर्ड में ही. देखिए ऐसा फ्यूज लगा हुआ होता है. ठीक है, फ्यूज जो होता है ना, फ्यूज वो हमेशा समानांतर में नहीं, वो किस में लगा होता है तो श्रेणी में, यानी किस में लगा हुआ होता है? सीरीज में लगा हुआ होता है. क्योंकि देखिए माने कि ये सीरीज है, यहाँ से क्या आ रहा है तो करंट आ रहा है. ये आपका जो है ये रेजिस्टेंस जो है मान के चलिए क्या है आपका तो टीबी है. 4 एम्पियर तक अगर आ रहा है इस माध्यम से करंट, तभी टीबी क्या रहेगा तो सेव रहेगा. जैसे ही 5 हो गया तो क्या हो जाएगा? ये टीबी आपका उड़ता थोड़ी ना है, पंख कहाँ होता है? कभी देखे हैं कि फ्रिज उड़ गया? ब्लास्ट, अरे धुआं निकल जाता है, बात खत्म, जल जाता है. उड़ कैसे जाएगा भाई? पंख में थोड़ी ना होता है. तो 4 एम्पियर जो है वो आ रहा है. तो अब देखिए
फ्यूज जो है, मान के मेरे पास दो ऑप्शन है लगाने का। एक फ्यूज को हम कहाँ लगा दिए, पैरेलल में लगा दिए, यहाँ पे लगा दिए फ्यूज को, तो फिर भी तो करंट यहाँ से बह ही जाएगा ना, दो रास्ता हो गया। या तो ठीक है, यहाँ से तो बह के यहाँ पे पहुँच ही जाएगा। इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि जिस रास्ता से करंट आते रहता है वहीं पे हम लोग क्या कर देते हैं, तो इसको लगा देते हैं कि वो रास्ता ही क्या हो जाए, तो ब्लॉक हो जाए, ख़त्म हो जाए। यानी कि जैसे ही 4 एम्पियर से 5 एम्पियर हो जाता है करंट, वो उस रास्ता को तोड़ देता है। क्या कर देता है, तो तोड़ देता है। अब उसमें करंट बहेगा ही नहीं, करंट जो है वो क्या होगा, बहेगा नहीं। ध्यान फिर से देने के लिए मान के चलें कि ऐसे ऐसे जो है, ये क्या दिख रहा है आपको, लसेनी, सीढ़ी, कुछ भी, आप चढ़ चढ़ के नीचे आ रहे हैं, हम इसको तोड़ दिए, तो आप आइएगा नीचे, कभी नहीं आ पाइएगा, ऊपर ही टंगा रह जाइएगा। ठीक है, करंट के साथ वही होता है। फ्यूज क्या करता है, इसको ब्रेक कर देता है, इस सर्किट को क्या करता है, ब्रेक कर देता है। तो करंट कितना भी आ रहा है यहीं पे क्या हो जाता है, तो रुक जाता है, आगे बढ़ नहीं पाता है। जब मान के चलें कि अभी कुछ आपके यहाँ खाना बना करके रखा हुआ है और आप आ रहे हो ऊपर से आराम से खाने के लिए, बीच से ही तोड़ दिया गया सीढ़ी को, तो कैसे पहुँच पाइएगा। और बहुत पागल रहेगा तो कूद के पहुँच जाइएगा कि मरे जिए खाना है, तो वो तो अलग मैटर है। बट रियलिटी में क्या है कि अगर वो रास्ता को ही हम क्या करिए, तोड़ दिए, तो आप पहुँच नहीं पाइएगा। सिंपल सी बात है। अगर हम लोग बात करें कि जो फ्यूज होता है ना, फ्यूज कुछ ऐसा होता है, अगर फ्यूज कभी खोले हैं, खोल करके उसमें वायर कसते होंगे, नहीं कसते हैं ऐसा कुछ, तो यहाँ पे एक पिन होता है, यहाँ पे एक पिन होता है, और इसमें एक वायर ऐंठाया हुआ रहता है, कसा हुआ होता है। ये काम आप लोग करते हैं कि नहीं घर में कभी, कि फ्यूज उड़ गया तो एक वायर लगा देते हैं, ऐसा किए हैं? कहने का बहुत अच्छा लगता होगा, बहुत अच्छा काम किए हैं, बहुत बुरा काम करते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग ये जो वायर लगाते हैं, वो कौन सा वायर लगाते हैं, यही वाला वायर लगा देते हैं जो जनरली किस में होता है, तो वायर के अंदर होता है। यहाँ पे वायर इसके अंदर अलग होना चाहिए। वो वायर किस चीज़ का बना होना चाहिए, तो कॉपर का, ठीक है ना, लेड का, और किसका, तो टिन का। इसमें कॉपर का मात्रा बहुत क्या होता है, तो कम होता है। तो अगर हम लोग बात करें कि इसमें मात्रा, ये जो वायर है एक ही चीज़ का बना होना चाहिए, तो इन्हीं चीज़ का बना हुआ होना चाहिए। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि हमेशा जो फ्यूज है, फ्यूज को किस में लगाया जाता है, तो सीरीज में लगाया जाता है, कि हाई करंट जो है इक्विपमेंट के पास ना पहुंचे, और हाई करंट पहुंचता है तो क्या हो जाता है, तो जल जाता है। क्या होता है, तो जल जाता है। कुछ और बात आपको लिखने के लिए लिखिएगा कि भाई ये जो आप बोल रहे हैं सर कि रास्ता को तोड़ देता है, रास्ता को कैसे तोड़ता है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि रास्ता को तोड़ने के लिए वो क्या करता है। ध्यान दीजिएगा कि ये जो वायर है ना, ये जो वायर है, इसका मेल्टिंग पॉइंट, क्या मेल्टिंग पॉइंट कम होता है, यानी कि मेल्ट कर जाता है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक वायर जोड़े हुए हैं, अभी बीच का मेल्टिंग पॉइंट क्या है, काफ़ी कम है। जैसे ही उसमें करंट जाएगा वो गर्म होगा, गर्म हो क्या हो जाएगा, तो मेल्ट कर जाएगा, यानी कि बह जाएगा। यानी कि जो आपका जो रास्ता है, यहाँ से यहाँ तक आप है, यहाँ से यहाँ तक क्या लगाए हुए हैं आप, एक ऐसा वायर लगाए हुए हैं जिसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, तो कम है, कम है। करेंट आ रहा है इसमें। आप देखते हैं कुछ भी चीज़, जैसे मोबाइल ही है, आप लोग तो 2 मिनट 3 मिनट चलाते होंगे, बट अगर हमरे जैसा लड़का जो कि 10-12 घंटा चलाता है, तो मोबाइल गर्म हो जाता है मेरा। आप लोग को ऐसा अनुभूति नहीं होगा कि मोबाइल गर्म हो रहा है, हम ऐसा करते हैं। तो गर्म होने के बाद कुछ चीज़ गर्म होता है तो क्या करता है, तो मेल्ट करता है। आइस अगर गर्म होगा तो क्या होगा, तो वो मेल्ट करेगा। तो ये मेल्ट कर जाता है, क्या हो जाता है, मेल्ट, मेल्ट करके बह जाता है, यानी कि अब करंट आगे नहीं बहेगा। अब क्वेश्चन फिर पूछिएगा हमसे कि सर ये गर्म क्यों होता है, पता है गर्म क्यों होता है? देखिए गर्म इसलिए होता है ना, एक फार्मूला होता है हीट का। कोई भी चीज़, पंखा चल रहा है बहुत देर से, छुइएगा तो क्या लगेगा, गर्म लगेगा। हाँ, छूते रहते हैं क्या जी? कितना मतलब सर छू रहे हैं। हीट का फॉर्मूला होता है I² गुने R गुने T, यानी कि ये क्या है आपका करंट है, ये क्या है रेजिस्टेंस है, ये क्या है T। जैसे कि नहीं होता है कि ये मशीन बहुत देर से चल रहा है, इसको थोड़ा सा क्या हम लोग कर दें, आराम दे दें, यानी कि वो ठंडा जाए थोड़ा सा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हीट, कोई इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट कितना हीट करता है उसके लिए फॉर्मूला है I² गुने R गुने T। हम क्या बोल रहे हैं, करंट यहाँ बढ़ जाए, करंट जैसे ही बढ़ेगा,
छपैया छपा, करेंट जो है जैसी क्या हो जाए, बढ़ जाए। भाई आई स्क्वायर लिखा हुआ है, थोड़ा सा भी करंट बढ़ेगा तो बहुत ज़्यादा क्या हो जाएगा, वो हिट कर जाएगा। बहुत ज़्यादा हिट कर जाएगा इसका मतलब पिघल जाएगा। पिघल जाएगा यानी कि रास्ता क्या कर गया, ब्रेक कर गया, करंट जो है आगे नहीं बढ़ पाएगा, हमारा इक्विपमेंट जो है क्या हो जाएगा, तो सेफ हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत, इसमें कोई दिक्कत, माँ कसम। अरे तो क्या कर रहे हैं अब हम, जैसे कि मान के चलें कि ये जो है ये वायर आया, यहाँ पे क्या लगा हुआ है आपका, एलईडी टीवी जो है वो लगा हुआ है, यहाँ पे फ्यूज लगा हुआ है, ये फ्यूज यहाँ पे लगा हुआ है। कोई चीज़ कितना गर्म होगा उसके लिए एक फॉर्मूला दिया हुआ है, H=I² गुने R गुने T। R मतलब क्या है कि इसका रेजिस्टेंस कितना है, कितना समय तक इसमें से करंट जो है वो जा रहा है। I जैसे जैसे बढ़ेगा हीट जो है वो बढ़ेगा। हमको पता है कि ये 2 एम्पियर से ज़्यादा मेरा टीवी जो झेल नहीं पाएगा। आ गया कितना एम्पियर, 4 एम्पियर। तो यहाँ पे वैल्यू क्या हम लोग रखेंगे, यहाँ पे 16 गुने R गुने T। पहले कितना था, सिर्फ 4 गुने R गुने T, तो 4 गुना बढ़ गया ना, तो ये क्या हो जाएगा आपका, पिघल जाएगा, पिघल के गिर जाएगा। यानी कि जो करंट जो आगे बढ़ रहा था टीवी तक नहीं पहुँचेगा, टीवी हमारा क्या हो गया, बच गया। समझ में आ गया बात? अब भी नहीं समझ में आएगा तो कोई बात नहीं है, लिखेंगे आगे कि फ्यूज का गलनांक कम होता है, यानी कि फ्यूज मेल्टिंग पॉइंट ऑफ फ्यूज इज लो, तभी ना वो मेल्ट कर जाता है। क्या करता है, मेल्ट। जैसे कि यहाँ से यहाँ तक एक वायर है, बीच में फ्यूज लगा हुआ है, तो इस वायर का मेल्टिंग पॉइंट से ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट किसका होगा, फ्यूज का होगा। कि वायर बचा हुआ रहे, तार बचा हुआ रहे और फ्यूज ही सिर्फ गल के गिरे, नहीं तो पता चला कि मेरे पास तारों क्या हो गया, गल गया। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। लिखना है कि फ्यूज का गलनांक कम होता है, फ्यूज का गलनांक जो है वो कम होता है। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया? इस पे बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि फ्यूज का जो गलनांक जो होता है वो क्या होता है, तो कम होता है कि ज़्यादा होता है? क्या होता है, हमेशा कम होता है। वायर की अपेक्षा क्या होता है, तो कम होता है। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि फ्यूज का जो रेजिस्टेंस है, क्या रेजिस्टेंस, वो ज़्यादा होता है कम होता है? फ्यूज का रेजिस्टेंस क्या होता है, ज़्यादा होता है कम होता है? हाई होता है, तभी ना I²RT का। ठीक है, रेजिस्टेंस भी क्वेश्चन पूछा नहीं गया है, चलो ठीक है। एक ही चीज़ आप ध्यान में रखिएगा कि फ्यूज का जो रेजिस्टेंस क्या होता है, तो सॉरी फ्यूज का गलनांक क्या होता है, तो ठीक है। अब लिखेंगे शॉर्ट सर्किट को हिंदी में क्या बोलते हैं? शॉर्ट में तो लघु तो समझ गए, और लघु सर्किट, शॉर्ट सर्किट, शॉर्ट सर्किट हो गया। लिखेंगे हेडिंग, शॉर्ट सर्किट, लघु पथन, लघु पथन, लघु पथन। ठीक है, तो फ्यूज के बारे में 3 पॉइंट आपको पता चला। फ्यूज को हमेशा सीरीज में जोड़ा जाता है, पहला पॉइंट कोई दिक्कत नहीं है। फ्यूज का गलनांक यानी कि मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, कम होता है। रेजिस्टेंस क्या होता है, तो ज़्यादा होता है। तो ये भी लिख लीजिएगा, फ्यूज का रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है। फिर हम लोग चलेंगे लघु पथन के तरफ। लघु पथन के तरफ, फ्यूज के बारे में 3 पॉइंट, डोंट डू दिस। पहला चीज ये सीरीज में जुड़ता है, दूसरा क्या होता है, गलनांक उसका, और रेजिस्टेंस क्या होता है उसका, ज़्यादा होता है। आगे लिखेंगे कि लघु पथन, शॉर्ट सर्किट के समय विद्युत परिपथ में, शॉर्ट सर्किट के समय विद्युत परिपथ में किस चीज़ का मात्रा बढ़ जाता है, करंट का, वोल्टेज का, पावर का, क्या बढ़ जाता है, या रेजिस्टेंस। शॉर्ट सर्किट में क्या बढ़ता है, विद्युत धारा। ठीक है, लिखना है कि शॉर्ट सर्किट के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा अत्यधिक बढ़ जाती है, अत्यधिक बढ़ जाती है, अत्यधिक बढ़ जाती है।
कोई चीज़ जल कैसे जाता है, क्योंकि हम लोग के पास एक फॉर्मूला है H इक्वल टू आई स्क्वायर गुने आर गुने टी। आई बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, बहुत गर्म हो जाएगा, गर्म होने के बाद लोग क्या होता है तो जल जाता है। तो लिखेंगे इसमें इंग्लिश में लिखेंगे इन शॉर्ट सर्किट द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट in short circuit the value of electric current in the circuit increases tremendously. Increases tremendously. अब देखिए जो एक फार्मूला आप लोग लिख ही लिए होंगे कि कोई इक्विपमेंट कितना हीट करेगा, H इक्वल टू आई स्क्वायर गुने आर गुने टी। अब ध्यान वाला बात ये है कि ये तो हम लोग को गड़बड़ लग रहा है, इससे क्या होता है इक्विपमेंट जो है जल जाता है ना, तभी तो फ्यूज का हम लोग यूज करते हैं गर्म हो करके। लेकिन बहुत सारा जो इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट वैसा होता है जिसमें कि हम लोगों को इसका यूज होता है, गर्म हो तो बहुत अच्छा बात है, गर्म ना हो तो कौन सा तरीका है यार, इतना बड़ा मुंह क्यों फाड़ता है लोग, मुआसी के लोग क्यों लेते रहता है, वो सबसे ज़्यादा नफरत इसी चीज़ से है, मुंह में पानी भरे हुए रही है, पानी पी करके आइए। ठीक है, अब हम बात करते हैं ये कि कोई चीज़ गर्म हो तो ज़्यादा अच्छा है, जैसे कि हीटर गर्म होता है तो अच्छा बात है, ठीक है ना। हीटर अगर गर्म नहीं होगा तो क्या बात है, तो खराब बात है। तो लिखेंगे, आप कुछ उदाहरण लिखिएगा कि एग्जाम्पल्स ऑफ हीटिंग इक्विपमेंट ऑन द फॉर्मूला H इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर इंटू टी। लिखेंगे कि तापीय विद्युत उपकरणों का उदाहरण। चलिए 4-5 उदाहरण खुद से दे दीजिए। तापीय विद्युत उपकरण का उदाहरण खुद से 4-5 पता है, लिखिए। आयरन कहाँ ठंडा रहता है, आयरन गर्म कहाँ होता है। कपड़ा पे रखें, कपड़ा पे बर्फ जम गया, आयरन ऐसे ही काम करता है जी, कपड़ा पे देते हैं तो बर्फ जम जाता है ना। चलिए लिखिए 4-5 एग्जाम्पल जो कि गर्म से हम लोग यूज कर पाते हैं। चार 5 चीज़ जो गर्म करे उसका एग्जाम्पल लिखिए। इसमें मेरा नाम मत लिख दीजिएगा कि दिमाग गर्म करते रहते हैं, हम इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट नहीं है। हो गया, क्या क्या लिखा है, हीटर, आयरन, इंडक्शन, ऐसे लिखिए, रूम हीटर, बाथरूम हीटर, गीजर, हाँ, आयरन, गीजर, ओवन, हाँ, और 5 हो गया। दूध गर्म करने वाला केटल भी लिख लीजिए। तो अंडा उबालने वाला केटल एग्जाम्पल में लिखना ही है, तो ऐसे नहीं लिखेंगे। पानी गर्म करे वाला, दूध गर्म करे वाला, चाय बनाने वाला, अंडा उबालने वाला, मैगी बनाने वाला। फास्ट हो गया, काम खत्म हो गया। उतना क्यों दिमाग लगाना है जब ऐसे लिखना ही है तो। लिखिए क्या क्या इसमें होता है। विद्युत इस्त्री, अरे भाई हिंदी में ऐसे बोलेंगे ना। विद्युत इस्त्री, इंग्लिश में लिखेंगे इसमें इलेक्ट्रिक लेडी। आगे लिखेंगे इसमें विद्युत टोस्टर समझते हैं, जिसमें रात का रोटी सेक के खाया जाता है। टोस्टर भी क्या सेकते हैं बताइएगा। मेरी मम्मी उसमें रोटी सेक के देती है हमको, कर सकती है, गड़बड़ नहीं है तो। विद्युत टोस्टर, ठीक है। आगे लिखेंगे विद्युत तंदूर, हाँ,
विद्युत तंदूर, विद्युत केतली, विद्युत केतली, तथा तथा विद्युत हीटर जूल के तापमान पर आधारित हैं। लिखेंगे इलेक्ट्रिक आयरन, इलेक्ट्रिक टोस्टर, इलेक्ट्रिक आयरन, इलेक्ट्रिक टोस्टर, इलेक्ट्रिक कैटल, इलेक्ट्रिक हीटर, ठीक है, हो गया। ये जो हीटर आता है गोल टाइप का हीटर, उसका दाम तो सस्ता है नहीं, जिसमें कि नाइक्रोम वायर लगाया हुआ रहता है, देखें हैं? नहीं देखें हैं आप लोग? क्यों पहले आप लोग, अभी भी मिल रहा है? क्या कितना ज़्यादा, मतलब 1000-1500 वाट का होगा, फिर 5000 वाट हो जाएगा उसमें, सस्ता भी है वो, ठीक है। तो लिखते हैं हम लोग, आगे समझते हैं कि जो विद्युत हीटर होता है ना, उसमें एक वायर का यूज किया जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? नाइक्रोम वायर। क्या बोलते हैं? नाइक्रोम वायर। नाइक्रोम वायर कैसे बनता है? नाइक्रोम वायर किस चीज़ से मिलकर बना हुआ होता है, क्वेश्चन पूछा जाता है। नाइक्रोम वायर जो है वो किस चीज़ से मिलकर के बना हुआ रहता है? नहीं पता? निकेल एंड क्रोमियम, निकेल एंड क्रोमियम को मिलाने से क्या बनता है? तो नाइक्रोम वायर, जो कि किस में यूज होता है? तो विद्युत हीटर में यूज होता है। तो लिखेंगे विद्युत हीटर में नाइक्रोम नामक, विद्युत हीटर में नाइक्रोम नामक, विद्युत हीटर में नाइक्रोम नामक मिश्र धातु का उपयोग होता है। मिश्र धातु का उपयोग होता है जो निकेल और क्रोमियम से बना होता है। निकेल के बगल में लिखेंगे 80%, जो कि निकेल और क्रोमियम से मिलकर के बना रहता है। निकेल कितना? 80%, और क्रोमियम कितना? तो 20%। क्रोमियम कितना? तो 20%, ठीक है। क्रोमियम कितना? तो 20%, ठीक है। नाइक्रोम वायर देखे हैं? देखें कभी? नाइक्रोम वायर नहीं देखे हैं? वो वाला जो गोल वाला जो आता था पहले हीटर, उसमें जो ऐसे जगह के जो स्प्रिंग जैसा घुमा हुआ होता था, उसको क्या हम लोग बोलते हैं? तो नाइक्रोम वायर बोलते हैं। और वो दो चीज़ से मिलकर बना हुआ था। निकेल 80% निकल रहता है, और 20% क्या होता है उसमें? तो क्रोमियम होता है, ठीक है, कोई बात नहीं। अब लिखेंगे आगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, EMF, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हम लोग लिखते हैं EMF, EMF, इलेक्ट्रो, क्या होता है EMF पता है क्या? विद्युत धारा चुंबकीय प्रभाव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। लिखेंगे पहले इंग्लिश में कि व्हेन एवर देयर इज ए चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, इसको कल पढ़ाएंगे, इसको बाद में, बहुत दिमाग खराब हो जाएगा, छोड़ दीजिए, इसको छोड़ दीजिए। लिखिए ट्रांसफार्मर क्या होता है? ट्रांसफार्मर आसान आसान चीज पढ़ लेते हैं। ट्रांसफार्मर तो, क्या? ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर क्या काम करता है? ट्रांसफार्मर क्यों लगा हुआ रहता है रोड पे? आग लगाने के लिए, कुछ में से स्पार्क निकले और नीचे जो आदमी है उसमें आग लग जाए। नहीं भाई, ये क्वेश्चन तो है कि ट्रांसफार्मर का क्या काम है? ट्रांसफार्मर क्यों लगा हुआ? क्या करता है? आपका ग्रेजुएशन हो चुका है? कौन सा सब्जेक्ट से?
केमिस्ट्री। तो साथ में सब्सिडरी सब्जेक्ट में फिजिक्स भी था क्या? कहाँ से पढ़े हैं? गया मगध कॉलेज। इलेवन ट्वेल्व भी साइंस से ही है। बड़ा स्थिति खराब है बिहार का। जैसे कि जो ट्रांसफार्मर होता है ना, वो करंट का कुछ नहीं करता है, इसमें करंट का कुछ भी नहीं है। ये वोल्टेज को बढ़ाता है घटाता है। इसको करता है तो वोल्टेज को बढ़ाता है या घटाता है। अगर वोल्टेज को बढ़ाए तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? स्टेप अप ट्रांसफार्मर। अगर वोल्टेज को घटाए तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं? तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। बस यही काम है। लिखेंगे ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर लिखना है, ट्रांसफार्मर हिंदी में लिखिएगा, वोल्टेज को बढ़ाने या घटाने का काम करता है। ट्रांसफार्मर वोल्टेज को बढ़ाने या घटाने का काम करता है। ट्रांसफार्मर वोल्टेज को बढ़ाने या घटाने का काम करता है। देखेंगे कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करने वाला, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करने वाला यह एक ऐसा यंत्र है, यह एक ऐसा यंत्र है जो उच्च एसी वोल्टेज को, जो उच्च एसी मतलब क्या? एसी। आपका भी ग्रेजुएशन हो गया है? आप कहाँ से किए हैं? कौन सा? खगोल महिला कॉलेज। खगोल महिला कॉलेज है क्या? गवर्नमेंट प्राइवेट? तो आपका क्या था सब्जेक्ट? तो एसी मतलब ये वाला आप बोल दिए, और डीसी मतलब क्या बोलिएगा? लिखेंगे जो उच्च एसी वोल्टेज को, एसी मतलब अल्टरनेटिव करंट, जो उच्च एसी वोल्टेज को, जो उच्च एसी वोल्टेज को निम्न एसी वोल्टेज में, उच्च एसी वोल्टेज को निम्न एसी वोल्टेज में एवं निम्न एसी वोल्टेज को उच्च एसी वोल्टेज में बदल देता है, उसे ट्रांसफार्मर कहते हैं। जैसे कि दो तरह का करंट होता है, एक होता है एसी, एक क्या होता है? तो डीसी। जैसे कि हमारे घर में जो करंट आ रहा है वो क्या होता है? तो एसी करंट होता है। ट्रेन में जो लिखा हुआ है वो क्या रहता है? तो डीसी रहता है ट्रेन में। या जो जनरेटर जो प्रोड्यूस करता है, जो जनरेटर जब लगता है तो वो डीसी करंट जो है वो प्रोड्यूस करता है। ठीक है, एसी डीसी वाले लोग बाद में पढ़ेंगे। बट ये समझिएगा कि जो नॉर्मली हम लोग जो घर में यूज करते हैं उसको, वो कौन सा करंट है? तो अल्टरनेटिव करंट है, एसी करंट है। तो एसी करंट, इस तरह के करंट के लिए वोल्टेज को बढ़ाने और वोल्टेज को घटाने वाला डिवाइस को हम लोग क्या बोलते हैं? तो जैसे कि बहुत पहले अगर बात याद होगा बचपन में, तो घर में एक स्टेबलाइजर रखा हुआ होता था, अभी भी है। जैसे कि अब क्या होता था कि अब तो ऑटोमेटिक हो चुका है वो। पहले क्या था कि खुद से हाथ से ऐंठना पड़ता था उसको। ऐसा देखे हैं क्या आप लोग? वो मतलब हम ज़्यादा पुराना नहीं है, अब भी वही ज़माने के हैं। जैसे कि चिल्ला रहा है रोज़ घर में कि जाकर ऐंठ दो, जाकर ऐंठ दो, इधर घुमा दो, उधर घुमा दो, दिन भर वही काम कर रहा है इंसान। यानी कि जैसे ही डिम हुआ बल्ब क्या हुआ? डिम हुआ, तो ऐंठ दिया, मतलब ऊपर की तरफ हम क्या कर रहे हैं? इसको ऐंठ दिए, तो घर में थोड़ा सा क्या हो गया? बल्ब तेजी से जो है जलना शुरू किया। यानी कि घर का जो वोल्टेज है वो क्या हो गया? तो थोड़ा सा बढ़ गया। यानी क्या हुआ? तो स्टेप अप हुआ। एक बैग
पढ़ रहे हैं, चिल्लाने लगी मम्मी, अरे बाप रे पूरा का पूरा दौड़ो, सब उड़ जाएगा। हम सोचे क्यों दौड़े, खिड़की बंद करने के लिए दौड़े कि स्टेबलाइजर को कम करने के लिए दौड़े, दौड़ के जा रहे हैं अब ऐंठ के कम कर रहे हैं। मतलब ये एक बच्चा जो रहता था घर का छोटा वाला, वो इसी में उसका ज़िंदगी खप गया। मोटर ऑन करना, मोटर बंद करना, पानी भर के फ्रिज में रखना, पानी निकालना, और स्टेबलाइजर को ऑन करना ऑफ करना, यहाँ तक कि हम तो एंटीना भी घुमाए हैं बहुत ज़्यादा, आया आया 3 बार बैठ, यही सब। खास करके संडे के दिन एक शक्तिमान देखने के बाद दिन भर हम ऐठ ही रहे हैं। खास करके शाम में 4 बजे आता था एक मूवी, उसमें तो हम कभी देख ही नहीं पाए, हम हमसे छत ही पे रहे, कभी इस पर चिड़िया बैठ जाए, कभी क्या बैठ जाए। बहुत दर्दनाक बचपन बीता है ये सब ACDC के कारण से। ठीक है, तो ये हो गया ट्रांसफार्मर, जो कि AC करंट के लिए उपयुक्त होने वाले वोल्टेज को क्या करता है, तो बढ़ाता है, या क्या करता है, तो घटाता है। अगला लिखेंगे इलेक्ट्रिक मोटर। इलेक्ट्रिक मोटर, विद्युत मोटर, ये क्या करता है? जो मोटर जो होता है वो क्या करता है? घर में जो मोटर जो रहता है वो क्या करता है? आवाज करने के अलावा क्या करता है? और मोटर क्या करता है घर में? मोटर जो लगा हुआ रहता है घर में वो क्या करता है? टंकी में भरता है पानी, और मुझे टंक, अच्छा ठीक है, लिखेंगे इलेक्ट्रिक मोटर। यह एक ऐसा यंत्र है, यह एक ऐसा यंत्र है, यह एक ऐसा यंत्र है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है, जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। यह विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर लिखेंगे कि यह एक ऐसा यंत्र है। अब ध्यान दीजिएगा, ये जो मोटर है, मोटर क्या कर रहा है? आजकल तो मोटर ऐसा दिखता है ना, जिसको हम लोग सबमर्सिबल मोटर बोलते हैं, जो कि आवाज़ नहीं करता है, तुरंत साया सा पानी जो खींच लेता है। ठीक है, और फिर आवाज़ आता है कि टंकी भर गई है। ठीक है, सबमर्सिबल मोटर करता क्या है? इसको हम लोग क्या देते हैं? इलेक्ट्रिक करंट जो है देते हैं। क्या देते हैं? इलेक्ट्रिक करंट। यानी कि हम लोग जो कौन सी एनर्जी दी है, तो इलेक्ट्रिक की एनर्जी दी है। यह जो है यांत्रिक एनर्जी में अपने आप को बदलता है। यांत्रिक मतलब क्या? यांत्रिक मतलब क्या होता है? मैकेनिकल। यांत्रिक मतलब क्या होता है, तो मैकेनिकल। मैकेनिकल मतलब क्या होता है? जैसे कि हम उसको क्या दिए हैं? विद्युत एनर्जी दी है। अब वो जैसे कि हम लोग जो संक्शन का काम करते हैं, मान के चलिए कि आप डाफ पानी पी रहे हैं, नारियल पानी पी रहे हैं, आप ठंडा उंडा पी रहे हैं, तो आप एक पाइप से क्या करते हैं? सक करते हैं। यानी कि आप उस समय कौन सा काम कर रहे हैं, तो यांत्रिक कार्य को कर रहे हैं, मैकेनिकल वर्क को कर रहे हैं। तो उसी तरीके से ये जो संक्शन का जो कार्य है, खींचने का जो काम है पानी को, वो काम कौन करता है, तो आपका मोटर। यानी कि आप इसको क्या दे रहे हैं? क्या दे रहे हैं? विद्युत एनर्जी। उस एनर्जी को यूज से वो पानी को क्या करता है, तो खींचता है। दूसरा चीज है जनरेटर। जनरेटर क्या करता है? जनरेटर क्या काम है? नहीं, वो सब नहीं। जनरेटर जो है वो क्या करता है कि आप इसको क्या देते हैं? मैकेनिकल। आप देखते हैं कि घुमाया जाता है, घूमना, यानी कि क्या मतलब कि उसमें कुछ घूमता है, यानी कि वहाँ पे जो है मैकेनिकल एनर्जी, यानी कि जो यांत्रिक एनर्जी है वो हम उसको दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? मैकेनिकल एनर्जी हम उसको दे रहे हैं, और बदले में हमको क्या मिलता है, तो इलेक्ट्रिक एनर्जी मिलता है। यानी कि मोटर और जनरेटर दोनों का क्या है, तो आपका अलग अलग जो है वो कार्य है। इसके बारे में हम लोग जो है कल डिस्कस करेंगे। बाकी जो भी नोट्स जो है आप उसको खोल के देखिए, कुछ डाउट है कहीं तो पूछ सकते हैं। हाँ, ट्रांसफार्मर इंग्लिश में नहीं लिखवाए हैं। लिखिएगा ट्रांसफार्मर के बारे में कि ट्रांसफार्मर इज ए डिवाइस, ट्रांसफार्मर इज ए डिवाइस which converts low voltage AC, which convert low voltage AC into high voltage AC and vice versa.
एंड वाइस वर्सा। यानी कि लो वोल्टेज अल्टरनेटिव करंट को एक इसमें चेंज करता है तो हाई वोल्टेज अल्टरनेटिव करंट, और हाई वोल्टेज इसमें कन्वर्ट करता है तो लो वोल्टेज में। ठीक है, बाकी एक क्लास और जो है आपका लगेगा, टॉपिक जो है वो अच्छे से बतलाएंगे। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिद्धांत जो है ना वो कैसे काम करता है उसको हम बतलाएंगे। अभी बस ये समझना है बस आज के लिए कि जो यांत्रिक ऊर्जा है उसको किसमें बदल रहा है, तो इलेक्ट्रिसिटी ऊर्जा में जो है वो बदल रहा है बस। बाकी कैसे काम करता है ये डिस्कस करो।